बादिंग स्टॉक्स में पहले तो मैम आज आईटी सेक्टर ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इन्फोसिस के नतीजों ने पूरे सेक्टर का मूड एक बार फिर से बिगाड़ दिया। अब Q4 में मैं इनके सारे नंबर्स आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ हाइलाइट्स बता रहा हूँ आपको इनके नंबर्स की जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है। पहली बात तो इंडेक्स ही देखेंगे। आज आप आईटी इंडेक्स की बात करें ना तो ये इंडेक्स पूरा ही 5-5.5% तक टूटा है। अभी तो 5.5% के आसपास की गिरावट हो गई। अब इन्फोसिस के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो -0.6%, यानी कि आधा परसेंट से ज़्यादा गिरना था। ये रेवेन्यू 1.3% गिरा है। पहला डिसअपॉइंटमेंट ये हो गया। दूसरा, इनकी जो डील विंस हैं जिसे हम टीसीवी के नाम से जानते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.2 बिलियन पर आई। पिछले 3 क्वार्टर का एवरेज आप देखें $4.5 बिलियन है। तो एक तरफ रेवेन्यू नहीं आ रहे, दूसरी तरफ नई डील्स नहीं मिल पा रही हैं। कर्मचारियों की संख्या इन्होंने घटा दी है 8,440 से इस तिमाही में। हालांकि कुछ 20,000 फ्रेशर्स रखने की भी बातचीत इन्होंने की है, रिक्रूटमेंट की भी। और FY27 में जो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है वो 1.5 से 3.5% का दिया, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ही, उससे काफ़ी दिक्कत हुई है बाजार को। और इन्फोसिस के अलावा LTM के नंबर्स भी आए थे। स्टॉक में भी आप देखें तो आज 6% तक की हमने गिरावट देखी है। HCL टेक भी गिर रहा है 6%। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो और स्टॉक्स हैं जिनमें प्रेशर देखने को मिला है, इन्फोसिस तो नीचे है ही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एम्फोसिस 6.5%, कोफोर्ज 6%, साइंट में 6%, HCL टेक में भी 6% की गिरावट दिख रही है। तो IT एज अ पैक में ही मैम जो नंबर्स 4 बड़ी कंपनियों के आगे या कुछ मिड कैप कंपनियों के आगे, उसके बाद बाजार ने इस चीज़ को सेंस कर लिया है कि अभी द सेक्टर इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ट्रू। और इसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो मैं तब से, जब से आप, और मुझे तो बहुत अच्छे से याद है संदीप जी, आपने बहुत पहले AI बबल की बात करनी शुरू की थी। बहुत पहले, मतलब जब तक तो स्टॉक उतने गिरे भी नहीं थे पुराने, जहां तक मुझे याद है शायद वो नवंबर दिसंबर वाला समय होगा। वेल, अब जब ये कंडीशन है फिलहाल के लिए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी इस समय इस IT पैक में काम आने वाली है। एंड ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स से भी साथ के अलावा भी जो ये अब डीप डाइव जब नंबर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर डेंट है और कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, तो इससे ये समझ में आता है कि अडेप्टेबिलिटी नहीं है कंपनी में, यानी अडेप्शन नहीं किया चीजों का, और ना ही तैयारी है, ना तो हो पाया और ना ही हो पाने की क्या बोलते हैं जील, बिजनेस में हम इस दिशा में जाकर के काम करेंगे, ना ही वैसी सी कुछ कमेंट्री लग रही है मार्केटिंग की। दूसरा चीज, सरेंडर शायद बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, मतलब, लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है सब चीजों को समझते हुए, इट्स गिविंग द इनसाइट्स लाइक आर दे सरेंडरिंग इन टू दिस ऑल चेंजेस, इज दैट द केस, ऐसा सा सेंस है, राइट? और तो आपको भी थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, नो डाउट। अब जब आप इन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जो भी स्टॉक जैसे HCL टेक हो गया, एक बार टेक्निकल प्ले आपको प्ले करने को मिलेगा 1100 के भाव के आसपास। जब आप एंट्री लेंगे तो आपको एक छोटे रिस्क पर एक छोटा ट्रेड 1300 से 1500, बट एक पूरी की पूरी रिकवरी इस स्टॉक में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। इसमें टारगेट मैंने छोटे रखे हैं, वो छोटे भी 15-25% है, बट आपको एक टेक्निकल चार्ट के बेस पर एक प्ले करने को मिल जाएगा, उसको प्ले करके छोड़ भी दीजिएगा। बाकी रही बात कि हम IT में करें क्या, आज सुबह भी मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे, तब तक तो IT उतना गिरा नहीं था। एंड आई सिंपली सेड वन स्टेटमेंट कि हाँ, अगर आपका व्यू बहुत 2-3 हफ्ते वाला है तो अभी बेच दो, दोबारा उतनी ही क्वांटिटी। अभी आपको मान लीजिए आपको 100 रुपए लगे हैं 10 शेयर खरीदने के लिए, 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए 100 रुपए लगे हैं, हो सकता है कि वही 10 क्वांटिटी आपको 85 रुपीज पे मिल जाए। सो आपको उसके बाद जो आपको पॉसिबिलिटीज एंड रिकवरी है वो ज्यादा बेहतर मिल सकती है। तो आपको फिलहाल बहुत ज्यादा IT पेयर 5 स्टॉक से ज्यादा रखो मत। अब लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि पिछले हफ्ते से बार बार मैं क्यों इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि एक सेक्टर में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में 10% से ज्यादा का वेटेज नहीं होना चाहिए, एक स्टॉक में 5% से ज्यादा का वेटेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपकी प्लानिंग हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को सर्वाइवल, ड्रॉ डाउन पर ध्यान आया अभी आप लोगों को कि ड्रॉ डाउन की बात कर रही थी कि ड्रॉ डाउन कंट्रोल करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप रिस्क मैनेज करना सीखेंगे। आपको होना कहता है दैट शुड बी इन योर कंट्रोल। ओवरऑल IT में दोबारा IT इंडेक्स लेवल पर पहले ट्रैकिंग की बात करेंगे, 27,500 प्लस 27,000 प्लस माइनस 200-300 पॉइंट आप कर लीजिए, उतना उतना थोड़ा सा लेवरेज रखना। वहां पर आए तो आप अपने IT ETFs को दोबारा खरीद सकते हैं। मैं खरीदूंगी, मैंने खरीदे थे 29,400-500 के पास, और शायद 31,200 के आसपास बेच दिया था। और मैं फिर से ये काम करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक जाने वाला है, एंड मुझे ये भी नहीं, ज्यादातर चांसेस ये भी होते हैं कि कोई ना कोई स्टॉक किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर आता रहता है, तो उससे भी उसको भी हमको एज अ गाइडलाइंस उसको कंट्रोल रखना है। तो
अगर आपको दोबारा निफ्टी आईटी इंडेक्स 27,000 के आसपास मिले, वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिर से जो क्राइटेरिया अभी शेयर किया है उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है, पेयर समथिंग विद टीसीएस। टीसीएस के साथ आप इन्फोसिस या विप्रो ले सकते हो, और बाकी आपकी पसंद के स्टॉक 4 गिनाए थे मैंने, फिर से याद दिला रही हूँ। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सीमेंस एंड डिक्सन, ये 4 ऐसे स्टॉक थे जो कोर आईटी में नहीं है, इनके बिजनेस थोड़े से डाइवर्सिफाइड है, इसलिए ये ईएमएस, टेक और इसका जो कॉम्बिनेशन वाला सेक्टर, ये 4 स्टॉक्स है, आपको सपोर्ट कर जाएंगे आपके इस आईटी, ओवरऑल आईटी प्ले में। तो अब इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स है, कहीं ना कहीं इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो ट्रैक करते हैं उनको मालूम है ये बात। तो फिलहाल के लिए फिर से अगर आप आईटी में अभी हैं और आप सोच रहे हैं कि हर एक स्टॉक जो आप आज 5-6% गिरा हुआ है, क्या वो अगली मार्केट में जाकर के, अगले हफ्ते में जाकर के पूरा रिकवर हो जाएगा? आई डाउट, उतना जल्दी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिप और बाकी है, सेकंड फेज की गिरावट है, थोड़ी प्रोलॉन्ग भी होती है, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज भी ज्यादा होता है, तो वो अभी आएगा। वो हो सकता है 1 हफ्ता हो, या 2 हफ्ता हो, या 3 भी हो, तो जो दोबारा बाइंग के समय आएंगे तब बता देंगे, लेकिन नंबर्स में बता सकती हूँ। जैसे एससीएल टेक 1100 का वेट कर सकते हो, 1100 पर आने दीजिए, वहां पर चाहे तो एक एंट्री ले सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस रखना, 1300-1400 के, 1300 से 1450 के टारगेट आप चेस कर सकते हैं, लाइक दैट। बट जो जो 1-2 हफ्ते के व्यू पर है, उन लोगों को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ। तो आप कह रही हैं कि टीसीएस के साथ एचसीएल टेक या फिर इन्फोसिस को आप खरीद सकती है, कि ऐसी ये रणनीति है, या तो फिर आप ईटीएफ्स खरीदिए, वो भी 27,000 का लेवल जब निफ्टी आईटी इंडेक्स का आ जाएगा, जो कि अभी 28,500 के लेवल के आसपास है। मैंने सही समझा है मैम? एब्सोल्युटली यस। चलिए ठीक है, अगले नाम की तरफ मैं बढ़ता हूँ, वो है रोलेक्स रिंग्स का। इस स्टॉक में आज हमने, जब मैंने लास्ट देखा था, 152 रुपये 90 पैसे तक, या 2% तक की गिरावट देखी है। पिछला एक महीना बहुत शानदार रहा है, 40% तक की स्टॉक चला है, इसी एंटीसिपेशन में कि कुछ बायबैक का अनाउंसमेंट आ सकता है। इन्होंने बता भी दिया था 2-3 दिन पहले, और 180 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी मिली है। 1 करोड़ शेयर ये बायबैक करेंगे, यानी कि 180 करोड़ रुपये का टोटल ये बायबैक का प्रोसेस होगा। और गुरुवार की क्लोजिंग, यानी कि कल शाम की क्लोजिंग से देखें तो 14% के प्रीमियम पर ये प्राइस निकल के सामने आया है। तो प्रमोटर ने कहा है कि हम इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसे संकेत दिए हैं। प्रमोटर ग्रुप के पास 52.2% हिस्सा है मार्च के अंत तक, और रिटेल के पास करीब 8.8% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो मैम, आपने, अगर मुझे सही याद है, इसको 300 रुपये तक की भी बातचीत करी थी, लेकिन प्राइस उतना अट्रैक्टिव आया नहीं जितना शायद बाजार मान के चल रहा था, या तो फिर रनअप इतना अच्छा हो गया कि अब यहाँ से प्रीमियम नहीं बचा? दोनों ही बात थोड़ी थोड़ी हो गई। एक तो रनअप हो गया, हालांकि रनअप उतना नहीं है, रनअप इसमें काफी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस उतना अट्रैक्टिव नहीं है। इतने छोटे काउंटर्स के लिए जनरली मार्केट 20+ की एक्सपेक्टेशन रखती है, उतना है तो फिर उसमें रिस्पॉन्स अच्छा भी आ जाता है। एंड अभी के लिए सिचुएशन फिलहाल यही है कि अगर आप इसमें हैं तो होल्ड करिए, टारगेट 200+ के है एक्चुअली, तो आप होल्ड करके जाएं तो बना सकते हैं। अब रिस्की काउंटर है, छोटा काउंटर है, इसके पीछे मैंने रैशनल आप लोगों को दिया ही था, क्या कारण है, इसको हम लेकर चल सकते हैं। एक तो प्रमोटर वाला कंसर्न था, और जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये है वो भी एक मेजर रीजन था। तो अभी आप हैं तो बने रहिए। हाँ, आपने हाथ रखा एक रिस्की स्टॉक पर, तो इसका स्टॉप लॉस आप जो है, आप चाहे तो आप 115 पर रिवाइज करके रख लीजिए, वट एवर योर स्टॉप लॉस प्रीवियसली वाज। अब आप इसको 115 पर रखें, और आगे के लिए 200 से 250 के टारगेट का होल्ड करके जाइए। व्हेन आई एम सेइंग 200 से 250, ये बहुत बड़ा जंप होगा। छोटे काउंटर्स में इतने बड़े जंप को डाइजेस्ट करना, वही बोल रही हूँ कि वो बच्चा बनो जो जिसको कैंडी कोई दिखाता है तो उसको ले भी लेता है और भाग भी जाता है। प्रॉफिट को लेके भागो, ठहरा नहीं रहता है वो, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या बताया, एक बार आप रिपीट करेंगे? 115, 115, 200-250 रुपये का टारगेट हो गया, और 115 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कैंडी वाली बात याद रखिए, मुनाफा हो रहा है लेकर निकलिए, जिस तरह का बाजार है उसके हिसाब से। लक्स इंडस्ट्रीज़ को देखिए मैम, आज इस स्टॉक में हमने 7.5% या यूँ कहीं 1616 रुपये तक की गिरावट देखी है। अब बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें डी मर्जर को अप्रूवल आया है। इनके ना मैम एक एफएसए हुआ है, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, जो प्रमोटर ग्रुप है, टोडी फैमिली और प्रमोटर के बीच में एक एफएसए हुआ है। ये एफएसए होने के बाद बोर्ड ने ये जो डी मर्जर है, जिसमें 3 वर्टिकल्स में इनका जो बिजनेस है उसको स्प्लिट किया जाएगा, उसका अप्रूवल दिया है। और ये 22 नवंबर 2023 को हुआ था, जिसमें इन्होंने 3 वर्टिकल्स में 3 तरफा एक जो स्प्लिट है ना, उसकी घोषणा की थी। अब इसके जो 3 हिस्से होंगे उसमें ABC में
ए और सी बिजनेस जो हैं उनको अलग से डीमर्ज किया जाएगा, उनकी लिस्टिंग भी होगी, और जो बी बिजनेस जो आपके सामने लक्स इंडस्ट्रीज के नाम से है ये जैसा का तैसा रहेगा। तो दो बिजनेस निकल के अलग से डीमर्ज होने के बाद उनकी लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। और इस चीज़ को बाजार ने पसंद नहीं किया मैम, 6.5% गिरा है ये शेयर जैसे ये अनाउंसमेंट आया, इसमें करना क्या है? उससे पहले हमको एक चीज पर और अटेंशन, वैसे मुझसे मिस हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस स्टॉक पर। हम्म। अप्रैल से अभी तक, मतलब अप्रैल टू अप्रैल ओनली 100% अपसाइड मूवमेंट इसने दी है। एंड अब इस पर ये सिर्फ इसलिए बताया कि अब यहाँ से आप ये असेस करो कि ये कहाँ तक जा सकता है। एक हेल्दी करेक्शन इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड जब आपका स्टॉक ऐसे चल चुका हो। उसके लिए रीजन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, राइट। अब रही बात कि कहाँ पर इसमें दोबारा एक्यूमुलेशन करें, मिस तो हो गया डेफिनेटली, अब दोबारा आपको इसको एंट्री ढूंढनी चाहिए क्लोज टू 1300 1400 1300 1400 के रेंज में दोबारा एंट्री की कोशिशें करनी चाहिए। अब उस बीच में अगर इसके प्राइस अलग अलग हो जाते हैं तो अलग बात है। मतलब अलग अलग बिजनेसेस में अगर जाकर के अगर ये लिस्ट तो नहीं हो रहा ना संदीप जी अलग से ये, अभी तो मैम डीमर्जर होगा, डीमर्जर के बाद लिस्टिंग होगी। वो यस उस बीच में काफी टाइम है। तो आप फिलहाल यही प्राइस पॉइंट्स को ट्रैक कर सकते हो कि 1300 1400 के भाव में अगर आपको वापस मिले तो एंट्री ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस 100% हुआ है अभी तक 24 दिन के अंदर में, तो स्टॉप लॉस वैसे ही है और टारगेट भी वैसे ही है, ये समझना जरूरी है। तो इसको हैंडल क्वांटिटी यानी एक्सपोजर को कम करके किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1000 स्ट्रेट होगा, बिकॉज योर टारगेट को ना अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 1800 से लेकर के 2500 के पॉसिबली टारगेट है। तो जब आप ऐसे काउंटर पर जो इतना वोलेटाइल नेचर का हो, जब आप हाथ डालते हैं तो वहां पर क्वांटिटी प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, तो उसको आप नजरअंदाज मत करिएगा। मान लो मैं इसको अच्छे एग्जांपल से दे देती हूँ। मान लीजिए आप स्टेट बैंक को 5% खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जस्ट एग्जांपल है, रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसका आप 2.5 या 2 ही खरीदेंगे क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। तो आपने इसमें 1800 और 2500 के टारगेट बोले, राइट? हाँ जी। ठीक है, ओके। एक अतुल ऑटो भी देखिए मैम, इसमें आज हमने 10.5% तक का मूव देखा ऊपर की तरफ, 523.80 रुपये तक का हाई इसने लगाया था आज इंटरडे में। इन्होंने एक 490.5 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया है। जो एमओयू साइन किया गया है वो 15,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की सप्लाई के लिए किया गया है। एक्सपोनेंट एनर्जी नाम की कंपनी के साथ ये साइन किया गया है, और इसी कंपनी के जिसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, इसी कंपनी के बैटरी सिस्टम और पावर ट्रेन पर ये जो 3 व्हीलर्स हैं वो बनाए जाएंगे, जो कि अगले 3 साल में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और इसकी सप्लाई भी करती हुई नजर आएगी। मैम स्टॉक का जब ये खबर आई थी तो अच्छा चला था, एक बाउंस भी हमने देखा, लेकिन बाद में थोड़ा सा बाजार के मूड माहौल के साथ फिजल आउट हो गया, थोड़ा नीचे आ गया है। अतुल ऑटो आपको कैसा लगता है? आई थिंक कहीं मुझे याद अगर है तो आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था कभी ये। और ये डेट बताऊं, आप डेट ही बता देती हूँ। 13 अप्रैल 470 पर 77 इस रेंज पे चल रहा था, 500 से लेकर के मतलब 500 535 600 स्विंग के टारगेट थे, फिर 650 ऑनवर्ड अप टू 800 इन्वेस्टर्स के टारगेट थे लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के हिसाब से। स्टॉप लॉस 430 का था और वो बचा हुआ है। इनफैक्ट इसमें पहला टारगेट जो है आ चुका है उसके बाद से 500 रुपए का। तो आपको अच्छी याददाश्त है आपकी। थैंक यस, याद है आपको, ठीक है। तो अभी इसमें आगे करना ये है कि आपको डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जहां पर आपको मिले कि आपका प्राइस कहीं वापस से 480 या 470 के पास वापस अगर आपको मिल जाए तो दोबारा आप एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद टारगेट आप, मतलब आप ट्रेडर वाले टारगेट मत ढूंढिए क्योंकि ये एंट्री ट्रेडर्स वाली है नहीं। तो आप यहाँ से टारगेट ही आप आपके 550 ऑनवर्ड्स 500 आप सॉरी 550 610 एंड 700 इस तरह से बड़े बड़े फेजेस पर अपने टारगेट को रखो ताकि स्टॉक को आप होल्ड कर सके। जहां पर आपको फंडामेंटल स्ट्रेंथ दिख रही हो ना और आपको लग रहा हो कि इस सेक्टर में कुछ तो अलग और कुछ तो मतलब मैनेजमेंट ठीक हो, वहां पर थोड़ा रुक करके काम किया तो भी चलता है, बनता है वहां पर पैसा। बिकॉज अल्टीमेटली आपको सही स्टॉक चुनना है, सही बिजनेस चुनना है। बाकी कमाना नहीं कमाना तो कंपनी वालों को, ये मेहनत उनको करनी थी, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि कंपनी में ये एक्सपेंसिव थी सेक्टर से थोड़ा सा लाइक 20%, बट प्रॉफिट बहुत जस्टिफाइड था, मतलब बढ़िया प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से डिप खरीदना, कहने का मतलब इतना है, समराइज कर रही हूँ। तो बाय एंड होल्ड वाला टाइप का स्टॉक है और हमारे मेंबर्स के पास भी था ये फ्रॉम देयर अप्रैल फर्स्ट वीक के पास से, अप्रैल 13 अप्रैल के पास से।
ठीक है, परफेक्ट है। एक ना मैम आखिरी नाम मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यूजुअली हमने 52 वीक लोज डिस्कस किए, 52 वीक हाइज भी डिस्कस किए, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से। वॉल्यूम शॉकर्स, मतलब जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। इसमें ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये इस लिस्ट को रखिएगा ताकि मैम देख सकें। इसमें मैम IKS है, यानी कि इन्वेंचरस नॉलेज, 2105% का वॉल्यूम ग्रोथ है। ये 12.5 तक के आंकड़े हैं, उसके बाद तो और भी ज़्यादा जंप आ गया होगा। हिमाद्री स्पेशलिटी नंबर्स का इम्पैक्ट है, 1222% का वॉल्यूम जंप है। साइंट में भी, UTI AMC में भी आप देखें तो पूरा जो नंबर्स का इम्पैक्ट है वही हम देख रहे हैं। UTI AMC तो 10% नीचे, हम सुबह बात भी कर रहे थे इसकी। अब IDBI बैंक की जहाँ तक बात है, IDBI बैंक में मैं पढ़ रहा था कि वित्त मंत्री की ओर से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका जो विनिवेश का प्रोसेस है वो अभी भी ऑन है, यानी कि जारी है। तो IDBI बैंक में इसी वजह से हमने देखा है कि लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई। जब वो खबर आई थी तो उस समय हमने इसमें 60 रुपये के या उसके आसपास के लेवल्स भी देख लिए थे। आज जो एक पॉपअप आया है वॉल्यूम के साथ, वो इसी बिना पर है कि वित्त मंत्री जी की ओर से एक बयान आया है। मैम ये लिस्ट आपके सामने है जिसमें हुडको भी शामिल है, UTI AMC, साइंट, कोचिन शिपयार्ड, इन सब स्टॉक्स में मैम जो इतना वॉल्यूम सर्ज है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इन स्टॉक में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इसमें से 1 2 3 4 5 7 स्टॉक्स है। मैं इसमें से 3 स्टॉक्स अब भी पसंद करती हूँ। मुझे इसमें हिमाद्री स्पेशलिटी अच्छा लग रहा है। हुडको अगर आप, लेकिन आऊंगी वापस उस पर। हुडको अच्छा लग रहा है। IDBI बैंक 76 पर आज है, अब भी अच्छा ही लग रहा है। ये 3 स्टॉक्स तो ऐसे हैं। कोचिन शिपयार्ड आपकी मर्जी है, अगर आपके पास मरीन का और कोई स्टॉक नहीं है तो इंक्लूड कर सकते हो। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आप खरीदे तो फिर आप इनको बार बार मुड़ मुड़ के मत देखना, मतलब हर क्वार्टर ऐसे मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने इनको आज खरीदा है तो यू शुड हैव अ कमिटमेंट। क्योंकि वॉल्यूम सर्च की जब बात आती है ना, तो एक बड़ी सी एक्टिविटी होती है और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हैं वो। यानी किसी ने, अच्छा, आप इनके नंबर चेक करिएगा कि क्वार्टर क्यू एन क्यू बेसिस पर FIS DIS का डेटा पे क्या हुआ। इट्स होमवर्क फॉर यू ऑल। तो जब ये हो रहा होता है ना, तो एक सस्टेनेबल मूवमेंट अप टू कुछ मंथ चलता है, अगर स्टॉक थोड़ा सा साइजेबल स्टॉक है तो वही व्यू है कि आप कम से कम 6 महीने साल भर का नजरिया लेकर इन स्टॉक्स को अगर आज खरीदते हैं तो आपको डाउनसाइड आपके लिमिटेड है। मैं जस्ट कुछ में 5 है, कुछ में 10 है, कुछ में 12, कुछ में 15, बट मैं राउंड फिगर अगर कर दूं तो 20% का रिस्क डाउनसाइड एक एवरेज इन 4 स्टॉक्स अगर आप ले सकते हैं, सो यू कैन टारगेट लाइक 32 अप टू 50% मिनिमम अपसाइड। रेस्पेक्टिव कुछ स्टॉक में ज्यादा मिलेगी, कुछ में कम, बट ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रखकर आप पोर्टफोलियो में अगर भूल जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे स्टॉक्स हैं ये सातों या फिर 4 कोई पर्टिकुलर आप बोल रही हैं? मैंने जो 4, मुझे, क्योंकि इन चारों के प्राइस मेरे ध्यान में है कि कौन कितने पर चल रहा है, किसका क्या प्राइस एक्शन है, वो सब मेरे ध्यान में है। मोस्ट रिसेंट ध्यान में, मतलब देखे हुए प्राइस है। तो ये 4 ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हैं। UTI AMC मुझे थोड़ा सा भी डिक्लाइन साइड पे लगता है। साइंट में अभी इंडस्ट्री का थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू होगा, तो वहां पर देख के बाय करना है। मतलब इसमें मैं आपको बोल दूं कि साइंट खरीद लेना और फिर अब मैं 1 साल बाद पूछे कि मैडम ऐसा हो गया था, वो वाली चीज नहीं है। देख के बाय करना है उसको, तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, सिलेक्टिव होना पड़ेगा उनके लिए। बट ये 4 स्टॉक ले सकते हैं, तो अच्छे। 4 आपने कोचिन शिपयार्ड, HSCL, IDBI बैंक और हुडको बोले हैं। यस, ठीक है, इनमें आप कह रही हैं कि अगर आपका 20% तक का एवरेज, अगर आप एक रिस्क लेके चल सकते हैं तो इनको होल्ड कीजिए, लंबे टाइम के लिए अच्छा पैसा इनमें बन सकता है।